देखिए, आर्बिट्रेशन की इफ़ेक्टिवनेस इस बात पर डिपेंडेंट होती है कि उसको कौन-सा लीगल फ्रेमवर्क सपोर्ट कर रहा है। तो आज हम एक ऐसे लीगल फ्रेमवर्क की बात करेंगे जिसने ये आर्बिट्रेशन प्रैक्टिस को फंडामेंटली रीशेप कर दिया। जी बिल्कुल, 1985 में यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड, जिसे हम यूएन सेट्रल कहते हैं, उसने एक मॉडल लॉ ऑन इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन मुतारिफ करवाया। अब दो का ये कॉन्सेप्ट सिंपल था लेकिन बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट था। इस मॉडल लॉ के तहत एक आर्बिट्रेशन का टेम्पलेट मार्ज़ वजूद में आया, एक ऐसा रेडीमेड टेम्पलेट जिसे मुख्तलिफ कंट्रीज़ अडॉप्ट कर सकती थी और अपने आर्बिट्रेशन जो लॉज़ हैं वो इन लाइन विद दैट मॉडल कर सकती थी। अब जैसे-जैसे मुख्तलिफ मुल्कों ने इस मॉडल लॉ को अडॉप्ट करना शुरू किया तो उनमें जितने भी क्रॉस बॉर्डर डिस्प्यूट रेज़ोल्यूशन हो रही थी आर्बिट्रेशन के ज़रिए या डोमेस्टिक डिस्प्यूट रेज़ोल्यूशन हो रही थी आर्बिट्रेशन के ज़रिए, उसमें एक हार्मनी और प्रेडिक्टेबिलिटी नज़र आना शुरू हो गई। सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये जो मॉडल लॉ है इसने आर्बिट्रेशन प्रैक्टिस को फंडामेंटली चेंज कर दिया। दो कि ये मॉडल लॉ एक ट्रीटी नहीं है, बल्कि सिर्फ इसका इतलाक उस मुल्क पर होता है जो इसे अडॉप्ट करता है। लेकिन फिर भी इस मॉडल लॉ की वजह से आर्बिट्रेशन की पूरी जो प्रैक्टिस थी, पूरा का पूरा जो लीगल फ्रेमवर्क था, वो एक दफ़ा हिल के रह गया। इस यूएन सेट्रल मॉडल लॉ के बेसिकली 3 पिलर्स हैं। नंबर 1 इज़ पार्टी ऑटोनॉमी, नंबर 2 इज़ न्यूट्रैलिटी एंड नंबर 2 इज़ मिनिमम इंटरफेरेंस ऑफ द कोर्ट। ये मॉडल पार्टीज़ को ये फ्रीडम देता है कि वो अपनी मर्ज़ी से डिसाइड करें कि आर्बिट्रेशन किस तरह से चलेगी, कौन आर्बिट्रेटर्स होंगे, कौन से रूल्स अप्लाई होंगे, कौन-सा प्रोसीजर फ़ॉलो किया जाएगा और किस ज़ुबान में प्रोसीडिंग्स होंगी। और साथ ही साथ ये मॉडल ये भी मेक श्योर करता है कि कोर्ट्स का रोल सिर्फ़ एक सपोर्टिंग रोल हो और बहुत मिनिमम रोल हो। यानी कि पार्टीज़ को अगर कोई इंटरिम रिलीफ चाहिए, तो उसके लिए वो कोर्ट से रुजू कर सकती हैं। अगर आर्बिट्रेटर्स की अपॉइंटमेंट के लिए कोई इश्यू आ रहा है, तो उस मकसद के लिए कोर्ट से रुजू किया जा सकता है। या अगर किसी अवार्ड को सेट असाइड या इन्फोर्स कराना है, तो उसके लिए सिर्फ़ कोर्ट से रुजू किया जा सकता है। कोर्ट्स आर्बिट्रल प्रोसेस को कंट्रोल नहीं करती और ना ही जो आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल्स के जो फैसले हैं उनको ओवररूल कर सकती हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि इस मॉडल लॉ के तहत ट्रिब्यूनल्स के पास ये इख्तियार है कि वो खुद से अपनी जुरिस्डिक्शन डिसाइड कर सकती हैं और इस प्रिंसिपल को कॉम्पिटेंस कॉम्पिटेंस प्रिंसिपल कहा जाता है। और सबसे अहम फीचर इस मॉडल लॉ का ये है कि ये आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट को, आर्बिट्रेशन क्लॉज को मेन कॉन्ट्रैक्ट से सेपरेट ट्रीट करता है। इसका मतलब ये है कि अगर आपका मेन कॉन्ट्रैक्ट अंडर चैलेंज है या वो ख़त्म हो गया, कन्फोर्स नहीं किया जा सकता, तो फिर भी आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट या आर्बिट्रेशन क्लॉज़ जो है वो आपकी सर्वाइव करेगी। 1985 के बाद 2006 में इस मॉडल लॉ में कुछ तब्दीलियाँ की गईं ताकि प्रैक्टिकल जो चैलेंजेस हैं उनको एड्रेस किया जा सके। तो सबसे बड़ी तब्दीली थी आर्टिकल 7 में। आर्टिकल 7 ने आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट की जो डेफिनेशन थी उसको एक्सपैंड कर दिया। पहले तो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट को फॉर्मली इन राइटिंग होना ज़रूरी था, लेकिन बाद अज़ां जो इलेक्ट्रिक कम्युनिकेशन है उसे भी रिकॉग्नाइज़ कर लिया गया। अब 2006 की अमेंडमेंट के बाद ये पार्टीज़ के पास चॉइस है कि वो अपना जो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है उसको फॉर्मली इन राइटिंग लेके आएँ या ना लेके आएँ। दोनों सूरतों में एग्रीमेंट को वैलिड माना जाएगा। और फिर जो बहुत बड़ी इनोवेशन 2006 के बाद सामने आई वो ये कि इंटरिम मेयर्स का एक पूरा फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस करा दिया गया। दो के आर्बिट्रेशन ट्राइब्यूनल्स पहले भी इंटरिम मेयर्स इशू करते थे, इंटरिम रिलीफ्स देते थे, लेकिन चूंकि क्लियर फ्रेमवर्क नहीं था इसलिए उनके ऑर्डर्स में लीगल वेटेज कम होती थी। लेकिन 2006 की अमेंडमेंट के बाद एक प्रॉपर सिस्टम मुतारिफ करा दिया गया कि जिसके इस्तेमाल से ना सिर्फ ट्राइब्यूनल्स इंटरिम मेयर्स इशू करते हैं, बल्कि मेयर्स को कोर्ट्स रिकग्नाइज भी करती हैं और इन्फोर्स भी करती हैं। फिर सबसे बड़ी इनोवेशन थी आर्टिकल 2A का इजाफा। आर्टिकल 2A ने आगे कोर्ट्स को ये गाइड किया कि जब भी आप मॉडल लॉ को इंटरप्रेट करें तो उसका जो इंटरनेशनल ओरिजिन है उसको मद्देनजर रखें ताकि आर्बिट्रेशन अंडर यूनिसेट्रल मॉडल लॉ में हार्मनी और प्रेडिक्टेबिलिटी को मेक श्योर किया जा सके।